दोस्तों, कई लोगों का मानना होता है कि उन्हें पता है कि जिन्न का स्वभाव क्या होता है। उन्होंने कई कहानियां सुनी होती हैं, बहुत कुछ पढ़ा होता है और वो मान लेते हैं जिन्न की जितनी जानकारी हमें पता होनी चाहिए वो उन्हें लग चुकी है। लेकिन एक जिन्न का जो स्वभाव होता है वो किसी की भी समझ में नहीं आ सकता। एक जिन्न क्या चाहता है ये समझने के लिए शायद हमारी जिंदगी भी बहुत कम होती है। कुछ लोग जिन्न पर भरोसा नहीं करते, जैसे कि कुछ लोग भूतों पर भरोसा नहीं करते। हमारी दुनिया में अलग अलग जीव हैं, अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं ऐसी काली शक्तियों की, उनमें से जिन्न भी मौजूद हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिन्न की एक बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक बहुत ज़्यादा डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ज़हीर की। लगभग 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव का ज़हीर रहने वाला था और वो पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादातर उसका ध्यान लगा करता था। लेकिन घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करना चाहता था, लेकिन गांव से निकलना कितना मुश्किल होता है जब आप एक छोटे गांव में हो। आसपास के लोग भी वैसे होते हैं जो आपको अच्छी सलाह नहीं देते। उन्हें लगता है शहर में जाएगा, शहर के लोग बिगड़े हुए होते हैं, तू भी बिगड़ जाएगा। गांव में रह, खेती कर, जैसे तेरे घर वाले जी रहे हैं वैसे ही तू भी जीना। वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। अपने गांव में शायद सबसे गरीब परिवार उन्हीं का था। उसके जो पिता थे ना, घर में एक भैंस रखी हुई थी, छोटा सा बाड़ा बनाया हुआ था। इसी के साथ उनके जो घर के पास वाली ज़मीन थी ना, वो तो ठीक थी, वो थोड़ी बंजर थी, लेकिन पास में एक खेत था अपने गांव से थोड़ा बाहर की तरफ। वहाँ पर कुछ फसल, कुछ सब्जियाँ लगा दिया करते थे, जिससे घर का गुजारा हो पाता था। और काम वो कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए गरीबी की दलदल में फंसते जा रहे थे। और इसका हर्जाना जो भरना पड़ रहा था वो ज़हीर को भरना पड़ रहा था। स्कूल में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, फटे हुए कपड़े होते। दोस्त बहुत ज़्यादा मजाक बनाते, टीचर खुद मजाक बनाते, कोई भी उसे कपड़े नहीं देता। घर में उनकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन हंसने वाले रिश्तेदार भी बढ़ रहे थे। दोस्त भी अब उस पर बहुत ज़्यादा ताने कसा करते थे। इसीलिए जो ज़हीर था अपने दोस्तों के पास जाना पसंद नहीं करता था। क्लास में भी सर झुकाकर बैठा रहता, जितना पढ़ना होता पढ़ लेता। दिमाग बहुत तेज था उसका, बहुत तेजी से बहुत चीज़ें याद कर लेता था। लेकिन कई बार किसी सब्जेक्ट की बुक ही नहीं होती, कोई उसका साथी थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बुक देता तो वो उसी से पढ़ता था कि ज़्यादा से ज़्यादा याद कर ले, इससे वो एग्ज़ाम दे पाएगा। खुद किताब खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे, तो दोस्तों से भी दूरी बनाने लगा। अब काम और कोई कर नहीं सकता था। उसके पिता कहा करते, छोटा सा खेत है, ये मैं संभाल लूँगा, और ये जो भैंस है उसे भी मैं संभाल लूँगा। अगर तू कोई काम ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शहर में काम मिल रहा था और शहर से आना जाना करना पड़ता। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, तो वो काम भी नहीं कर पाया। और उसने एक दोस्त को कहा था कि मुझे शहर में काम मिला है और वहाँ मैं अगले हफ्ते तक काम शायद कर लूँगा, कोई जुगाड़ लगा लूँगा आने जाने का, बस एक बार काम शुरू हो जाए घर की माली हालत ठीक हो जाएगी। वहाँ उसके दोस्त ने धोखा दे दिया। एक हफ्ते तक वो प्लान बना रहा, किसी से उधार साइकिल ले लूं, टूटा हुआ साइकिल ले लूं, चलो कोई बात नहीं, चलकर शहर चला जाया करूंगा 15 किलोमीटर, बस काम मिल जाए, 2-4 महीनों में साइकिल के पैसे आ जाएंगे, फिर मेरा आना जाना ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में वो दोस्त उस जगह काम करने लगा। जो नौकरी उसे मिलनी चाहिए थी वो उसके दोस्त ने छीन ली थी, और उस पर वो हंस भी रहा था। अबे तू क्या काम करेगा साले, तू तो गरीब ही मरेगा। ये बातें अब उसे चुभने लगी थी और वो अपने दोस्तों से अलग रहता। जब वो स्कूल से वापस आ जाता तो खाली खेतों में घूमता रहता, आगे वाले जो जंगली इलाके थे वहाँ घूमता रहता, बंजर पड़ी ज़मीनों में घूमता रहता। और वहाँ एक ईंट का पुराना भट्टा था। अब किसी ज़माने में वहाँ पर ईंटें बनाई जाती थी, मिट्टी खोदकर, ठीक है, मिट्टी को भट्टे में डालकर वहाँ पर ईंटें बनाई जाती थी। तो काफ़ी बड़ा खड्डा हो चुका था वहाँ। बाद में जो आसपास के गांव वाले थे ना, वो कह रहे थे कि इस भट्टे को अब आगे काम के लिए इस्तेमाल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब खड्डा बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई तो गांव में अच्छा नहीं लगेगा और वहाँ पानी भरने लगेगा और भी परेशानियाँ आ सकती हैं। इसीलिए वो भट्टे को उन्होंने बंद करवा दिया था। वहाँ भी वो घूमने जाता था। एक शाम
लगभग 6-7 बज चुके थे। वो ऐसा किया करता था कि वो अपने गांव में भी नहीं आता, अंधेरे हुए आता ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि उस पर ताने पड़ा करते थे। स्कूल में तो फटे कपड़े होते, ऐसे यहाँ फटे होते तो ऐसे हाथ रख लेता, लेकिन चलते वक्त फटे कपड़े होते, उससे बदबू आ रही होती, तो वो छिपता छिपाता अंधेरे में जाता था, अंधेरे में आता था, किसी से बात नहीं करता था, छिपकर रहना उसे पसंद हो गया था। यहाँ 7:30-8 बजे तक इस भट्टे पर वो बैठा रहा करता था। एक दिन, अब यहाँ कई जगह ईंटें थी पुरानी जो टूट चुकी थी, उनके जैसे कमरे नकली से बना दिए गए थे। उसकी छत तो नहीं थी, लेकिन वैसे ही जैसे बंजर पुरानी चीज़ थी वो। और जो भट्टा था वो ऊपर से टूटा हुआ, चिमनी थी ऊपर से टूटी हुई थी आधी, बीच में छेद था, और नीचे भट्टे के जैसे गुफाएं होती हैं जहाँ पर आग जलाई जाती है, ऊपर से धुआं निकलता है, वहाँ ईंटें रखी जाती हैं सेकने के लिए। अब जो ज़हीर था उस भट्टे के बीच में चला जाता। एक बार इसी तरह वो बीच में गया और वहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई थी। वो ये आवाज़ सुनकर डर गया। एक तो अंधेरा था, जिन की बातें उसने भी सुन रखी थी, जिन भूत। उसने सोचा यहाँ क्या है, कोई भूत जिन होगा, मुझे पकड़ लेगा, अब मैं मारा गया। वो आवाज़ सुनते ही इतना ज़्यादा घबराया, चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। चीखते चीखते वो बाहर भागा था कि कोई अंदर खांसा था। मैं तो खांसा नहीं, ये भूत था। बताता तो किसे बताता। घर आ गया, अम्मी को बताने की कोशिश की। अम्मी ने कहा वहां मत जाया करना, दोस्तों के साथ खेला कर, यही तो तेरी उम्र है खेलने कूदने की, सीखने की, अकेला क्यों रहता है। अम्मी को क्या बताता कि कोई उससे मिलना ही नहीं चाहता, इतना तो गरीब है। अगले दिन फिर से वहीं गया। अब रात के वक्त घबरा गया था, दिन के वक्त उसे लगा मैं बेवजह ही डर गया, डरपोक बन जाऊंगा तो अपने परिवार को गरीबी से बाहर कैसे निकाल पाऊंगा, लड़ना होगा मुझे, हिम्मत करनी होगी। फिर से उस भट्टे पर गया था, उसी छेद में। वहाँ बैठना उसे पसंद था। कई बार कुछ लड़के खेलते खेलते कुछ पतंग उड़ाते दोपहर के समय वहाँ आ जाया करते थे, तो वो भट्टे के बीच में रहता ताकि कोई उसे देख ना पाए। इस बार भी भट्टे के बीच में था, खांसने की आवाज़ आई। इस बार वो ज़्यादा नहीं डरा, क्योंकि अंधेरा नहीं हुआ था। अंधेरे में ज़्यादा डर लगता है, अंधेरा भी हुआ नहीं था, तो वो थोड़ा सा डर कर बाहर ज़रूर आया। फिर देखने लगा ये आवाज़ कौन कर रहा है। फिर भट्टे की दूसरी तरफ एक छेद था, चिमनी की तरफ जाने वाला छेद, और एक था पास में बने हुए एक ईंटों के कमरे की तरफ जाने वाला छेद। उसने देखा आवाज़ तो छेद से आई है, इसका मतलब उस कमरे के पीछे कोई है जो खांसा है, वहाँ से आवाज़ आई। उसने सोचा कोई आदमी होगा, कोई लड़का होगा जो खांसा है, मैं चलता हूँ, कहीं किसी ने मुझे देख लिया, फिर से मजाक बनाएंगे कि देख गरीब क्या करता है, भट्टे में घुसा रहता है, ये वो। ये जगह भी नहीं बची, अब मैं कहाँ जाया करूँगा। फिर भी मन ने कहा चलो देख तो लेता हूँ, कोई बीमार तो नहीं, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। दिल से अच्छा था। देखने के लिए जब उस तरफ गया, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी था, काले रंग की शॉल को ओढ़े हुए। अब उसने जैसे ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे, ये थोड़ा थोड़ा ठंड का माहौल था। एक हाथ में डंडा, अब थोड़ा सा कांप रहा था। ये बुजुर्ग होगा तो उसे लगा कि ये तो वैसे ही मेरी तरह छुपने के लिए आया होगा, बेचारा गरीब है, अपने गांव में कभी उसे देखा तो नहीं। तो जई ने पूछा अंकल जी यहाँ क्या कर रहे हो, आपको ठंड लग रही है और आपने कपड़े नहीं पहने, ये फटी हुई शॉल ही ओढ़ी हुई है। उसने कहा अब क्या करूं, गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है। तो इस पर ज़हीर कहने लगा हाँ वो तो मुझे पता है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा अगर तुम कोई मदद कर सकते हो तो कर दो। ज़हीर उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। मदद तो मांगी है, करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद इतना मजबूर हूँ, खुद मदद मांगता हूँ, खुद मुझे मदद नहीं मिलती, मैं क्या करूँगा। तो वो बूढ़ा भी अब इस तरह मायूस सा बच्चे का चेहरा देखकर, जिसकी उम्र अभी जवानी वाली है, वो इस तरह मायूस है जैसे जिंदगी हार चुका है, जबकि वो तो बूढ़ा था, वो जिंदगी हारा हुआ था। वो उससे बातें करने लगा, दोनों में कुछ बात चलने लगी और उसके बाद वो बूढ़ा कहने लगा जिंदगी में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है कुछ नहीं बचता। अब मुझे कोई मिलना नहीं चाहता, कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, और ये जगह छिपने के लिए बहुत अच्छी है। खाने के लिए जो चीज़ मिल जाती है वो मैं ले आता हूँ और यहाँ पहुँच जाता हूँ, सही है ना। तो ज़हीर ने कहा सही है, जैसा कर रहे हैं सही है, दुनिया की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अब दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। कोई ऐसा था ज़हीर को मिला जो गरीब था और गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकता था, वो भी उतना ही गरीब था जितना ज़हीर था। ज़हीर ने काफ़ी समय बातें की और उसे बताया भी पहली बार वो कितना ज़्यादा डर गया था। उस बूढ़े ने भी कहा हाँ मैंने सुना तो था, यहाँ से आवाज़ें आती हैं और भागने की आवाज़ मैंने सुनी थी, मुझे लगा कोई भूत वूत होगा जो भाग रहा होगा। ज़हीर ने कहा नहीं वो मैं था, मुझे लगा आप भूत होंगे। मजाक किया दोनों ने।
अब 2-3 दिन वहाँ पर ज़हीर जाता रहा। उससे थोड़ा कम बात करता, बस हाय हेलो कह के अब आगे की तरफ बैठ जाता, तारों को देखने लगता, ईंटों के साथ खेलता। अब बुज़ुर्ग की बातें अजीब सी थी, वो ऐसी बातें नहीं करना चाहता था। हम उम्र चाहता था बात करने वाला, लेकिन फिर भी चलो उसे तंग नहीं करता था। 4-5 दिनों बाद जब वो शाम के वक्त इस तरफ आने वाला था, तो उसके जो दोस्त थे जो क्लास में पढ़ते थे, उसके ही गाँव वाले वो रास्ते में मिल गए। कहाँ जा रहा है? वो छेड़ने लगे कि देख फटा पायजामा डालकर कहाँ जा रहा है? अबे तेरे तो अंग नजर आ रहे हैं, तू ऐसे फटे कपड़े पहनकर क्यों रखता है? लड़कियां भी यहाँ गुजरती हैं, तू ढांक नहीं सकता? उसने कहा ढांकूं क्या, जो है वही कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, इसके सिवा मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इस तरह अब वो बातें करने लगे। अब वो जो ज़हीर को बहुत ज़्यादा गरीब समझते थे, ज़हीर पलटकर कोई जवाब नहीं दे सकता था, वरना वो पीटने लगते थे। आज ज़हीर ने पलटकर जवाब दिया था, फिर से वो पीटने लगे। 4-5 लड़के थे, उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन 4-5 से कैसे लड़ सकता था? उन्होंने पीटा। अब यहाँ एक ज़ख्म बना दिया था, अब यहाँ एक ज़ख्म बना दिया था। ये ज़ख्म लेकर वो घर भी नहीं जा सकता था। एक ने पत्थर था, थोड़ा ऐसे मारा था, तो यहाँ ज़्यादा बड़ा ज़ख्म हो गया था, थोड़ा खून निकला था। उसने हाथ से खून रोका और यहाँ खून का थक्का बना, लेकिन ज़ख्म साफ नज़र आ रहा था। चेहरे पर ऐसे कट था, खून ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन निशान बन गया था। रोता रोता उसी भट्टे पर पहुंचा था। अब उस बुजुर्ग से भी मिलना नहीं चाहता था, तो उसने सोचा अब क्या करूं। वो पास में ही बैठा रहा, ईंटें पुरानी वाली, उसको जैसे कुर्सी जैसा बनाया था, वहां वो बैठ जाया करता, लेट जाया करता और ऊपर की तरफ देखता रहता, ऊपर वाले से बातें करने की कोशिश करता। ये सब अकेले में वो किया करता था। वहां वो रो रहा था और रोने की आवाज़ उस बूढ़े ने सुनी, तो उस बूढ़े ने वहां अंदर से ही आवाज़ लगा दी, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो बाहर से अब ज़हीर कहने लगा, कुछ नहीं, वैसे ही थोड़ा अपनी ज़िंदगी के ऊपर रो रहा। तो उस बूढ़े ने कहा, अब आज क्या हो गया, तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, तो इसके तो आदी हो जाओ। ऊपर वाले ने जैसी ज़िंदगी दी है उसमें खुश रहना चाहिए। तो ज़हीर ने कहा, ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी होती है? मेरी कैसी ज़िंदगी है? ऊपर वाले ने ऐसी ज़िंदगी दी है, तो इसे ख़त्म क्यों नहीं कर देता? ज़हीर ने ये कहा। तो उसने कहा, ऐसा करो तुम मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ क्या दुख है तुम्हारा, मैं कोशिश करूँगा उसे ठीक करने की। ज़हीर उसके पास गया और ज़हीर दिखाने लगा, ये है, कर सकते हो ठीक? क्या कर सकते हो? मैं डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसे खुद ब खुद ठीक होने के लिए अब इंतज़ार ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, ज़रा मेरे पास आओ। उसने ज़हीर की बाजू पकड़ी, उस पर रखा हाथ। ज़हीर देख रहा वो कर क्या रहा है। ज़हीर सोच रहा था कि वैसे ही देख रहा होगा कितना बड़ा ज़ख्म है, शायद कोई तरीका बता दे, कोई पत्ते वत्ते जड़ी बूटी लगाने का कोई तरीका बता दे। लेकिन उसने जब हाथ ऊपर से हटाया, वो ज़ख्म भर चुका था, जैसे कोई ज़ख्म वहाँ हुआ ही ना हो। ज़हीर देखने लगा, भाई ये क्या हुआ, कोई जादू कर दिया क्या, गायब हो गया, या ऊपर कुछ लगा दिया? उसने खींच कर देखा अपने मांस को, कोई कट नहीं था, ठीक हो गया था। उसने कहा, ये कैसे किया आपने? तो उस बूढ़े ने कहा, ज़रा पास आओ। चेहरे पर हाथ रखा। अब ज़हीर देख रहा था कि यहाँ दर्द काफ़ी समय से हो रहा। जब उसने हाथ रखा, कुछ समय हाथ रखने के बाद उठा लिया, यहाँ पर जो ज़ख्म था वो गायब हो गया, दर्द बंद हो गया था। उसने ऐसे करके देखा, ज़ख्म था ही नहीं, और ज़हीर हैरान, ये किया कैसे? तो ज़हीर ने उससे पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया? तो उस बूढ़े ने कहा, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। ज़हीर ने कहा, आपने मेरी मदद की है तो मैं आप पर यकीन क्यों नहीं करूँगा? करता हूँ मैं यकीन, बताइए। उस बूढ़े ने कहा कि मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये शक्ति कैसी है, कैसी ताकत है मेरे पास, मैं बयां नहीं कर सकता। ज़हीर तब उससे काफ़ी समय बातें करता रहा। ज़हीर को लगा कि ये तो काफ़ी ताकतवर इंसान लगता है, इसके पास तो अजीब अजीब चीज़ें हैं, ऐसी रूहानी चीज़ें हैं जो मैं सुना करता था कहानियों में। बातें चली। एक दिन और जब ज़हीर का पाँव कहीं मुड़ गया था, तो उसका जो आगे वाला पैर था, उंगलियां थी पाँव की, तो वो काफ़ी दर्द कर रही थी, चला नहीं जा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। जब वहाँ उस आदमी के पास आया, उसने हाथ से पैर ठीक कर दिया। अब इतनी जल्दी ठीक किया कि कोई डॉक्टर ठीक कर ही नहीं सकता था। नीला नीला निशान बना हुआ, पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जैसे हड्डी मुड़ चुकी हो वो भी ठीक कर दी थी उसने। ज़हीर पूछ रहा, आप बताइए ये कैसे करते हैं, मुझे भी सिखाइए। उस बूढ़े ने कहा, मैं करके दिखा सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, ये चीज़ सिखा नहीं सकता, ये चीज़ सीखी नहीं जाती, ये मुझसे जुड़ी हुई है। उस दिन ज़हीर ने बैठकर कहा था, मुझे बताइए, मैं सच सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, सुन नहीं पाओगे, तुम भाग जाओगे।
ज़हीर ने कहा बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। अब जिंदगी में रहा क्या है, कौन सी चीज़ है जो मुझे पता नहीं है। गरीब बस सुन ही तो सकता है, कर थोड़े ना कुछ सकता है। उसने कहा सुनना चाहते हो तो सुनो। क्या समझते हो मैं कोई इंसान हूँ? जिन हूँ मैं, जिन। ये बात उसने कही थी और ज़हीर हंसने लगा था कि ये अंकल तो मुझे डराने पर तुले हुए हैं, अंधेरा है तो क्या डराएंगे? उस बूढ़े ने कहा मजाक मत समझो, सच में मैं एक जिन हूँ, इंसानी शरीर में। मैं अपने रूप में आया, तुम डर जाओगे, इसीलिए मैं इंसानी शरीर में ही रहता हूँ और इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़हीर फिर से हंसा ज़रूर था, लेकिन अंदर उसे लगा कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा। ज़हीर ने फिर से कहा था देखिए ऊपर वाले की कसम है, सच सच बताइए, आप जो बोल रहे हैं वो सच्ची बात है? उसने कहा सच्ची बात है, किसी की भी कसम खिला दो, मैं जिन्न हूँ। ज़हीर ने यह सुना था और खड़ा हो गया, घबरा गया, उसके बाद भागा वहां से। उसने कुछ किया नहीं था, बस बातें की और वो डर कर घर आ गया। फिर सोच रहा बताऊं तो किसे बताऊं, अब्बू को बताऊंगा तो अब्बू मारेंगे, अम्मी को बताऊंगा तो अम्मी अब्बू को बताएगी, फिर अब्बू मारेंगे, पिटूंगा तो हर तरफ से, तो बात को छिपाए रखता हूं ना। वैसे भी कोई नुकसान थोड़े ना हुआ, फायदा ही तो हुआ, चोट लगी थी ठीक कर दी, अब कोई नुकसान थोड़े ना किया है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक जो ज़हीर था उस जगह गया ही नहीं। तीसरे दिन हिम्मत की, देखूं यार उसने मदद की थी। कहते हैं जो आपकी मदद करता है ना, एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो जिन्न ही क्यों ना हो। ज़हीर ये मानकर वहां गया था। जैसे ही उस पीछे वाले वो कमरे में वो गया, वो बूढ़ा कोने में ठिठुर रहा था। ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी थी आज, और जो ज़हीर था वो कुछ कर तो सकता नहीं था। लेकिन उस बूढ़े ने जब ज़हीर को देखा तो कहने लगा क्या हुआ, आज डर नहीं लग रहा? मुझे लगा तुम इतना ज़्यादा डर गए कि दोबारा यहाँ नहीं आओगे। ज़हीर ने कहा अब मैं क्या करूँ, आपने बात ही ऐसी की थी, मुझे डरा कर रख दिया। उसने कहा मैं क्या करूँ, सच बताने से अगर किसी को डर लगता है तो मैं क्या करूँ? ज़हीर कह रहा था अगर आप सच में जिन्न हैं तो रूप बदल के दिखाइए तो मैं यकीन करूँगा, लेकिन ये जो रूप बदलेंगे वो कोई डरावना मत करना, ऐसा ना हो मैं इतना ज़्यादा डर जाऊं कि हिम्मत ही ना हो दोबारा यहाँ आने की। उसने कहा बिल्कुल। उसके सामने उसने अपना चेहरा एक जानवर जैसा बनाया था, भेड़िए की तरह लंबे दांत, और वहीं ज़हीर ने कह दिया बस कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने दोबारा इंसानी रूप बना लिया। ज़हीर कहने लगा आप रूप बदल सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, तो यहाँ क्यों बैठे हैं, निकलिए यहाँ से, अपनी ज़िंदगी को कहीं और बिताइए। मैंने सुना है जिन्न बहुत अमीर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप तो जख्म तक ठीक कर सकते हैं, तो बुढ़ापे में ठिठुर क्यों रहे हैं? निकलिए यहाँ से, जिंदगी को जी लीजिए। आप गरीब बनकर क्यों बैठे हैं? गरीब तो मैं हूँ, मेरी जिंदगी ऐसे निकल रही है, निकलने दीजिए। आप तो अपनी जिंदगी में कुछ करिए। मैंने सुना है कुछ जिन्न अच्छे भी होते हैं, आप अच्छे वाले जिन्न लग रहे हैं। अब ज़हीर उससे बातें करने लगा था, डरा हुआ था, वो पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ा था, कुछ करेगा मैं भाग निकलूंगा, लेकिन उसने भरोसा जीता। और उसके बाद वो कह रहा था जिन्न भी मजबूर होता है, जिन्न की भी मजबूरियां होती हैं जिससे वो निकल नहीं सकता। जिन्न भी बंधे हुए होते हैं, सुना होगा तुमने, मुझे भी बंधा हुआ ही मान लो, बस बची हुई जिंदगी ऐसे ही काटनी होगी। अब जिन्न से उसकी दोस्ती हो चुकी थी, जिन्न ने मदद की थी, वो उस जिन्न के पास बैठा। तब उसकी हिम्मत बढ़ी कि ये मारना होता, नुकसान पहुंचाना होता तो मुझे मार चुका होता। उसने वादा भी लिया कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं। उसने कहा क्यों मारूंगा, तुम मेरे दोस्त बने हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? जब मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं जिन्न हूँ तो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठे थे, एक बार आंखें बंद करके बहुत समय बातें की थी। मारना होता उसी समय गला घोंट देता और मार देता। मैं नहीं मारूंगा, यकीन करो। अब ज़हीर ने उस पर यकीन कर लिया था। फिर वो कहने लगा तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझे कुछ दे सकते हो। देखो माफ़ करना, मैं मांग रहा हूँ, मांगने की मेरी औकात नहीं है, मांगने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी कुछ कर सकते हो। अब मैंने सुना है जिन्न कुछ भी कर सकते हैं, मैं गरीब हूँ तो मेरी गरीबी मिटा दो। उस जिन्न ने अपनी चमड़ी को ऐसे उधेड़ा और उसके बाद हाथ में एक नोट आ गया। ये नोट था 10 रुपए का। अब 10 रुपए का नोट देखने के बाद जो ज़हीर था, पहले तो उसे अजीब सा लगा कि चमड़ी से 10 रुपए का नोट बनाया, और उसे दर्द हुआ। उसने थोड़ा सा जैसे चिल्लाया था, जब चमड़ी उधेड़ी जाती है दर्द होता है, वैसा दर्द उसे हुआ। उसने कहा ये लो।
इस पर ज़हीर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करो, ऐसे तो तुम्हें दर्द हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी चमड़ी एक दिन में आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए मदद हो जाएगी, दोस्त के लिए इतना तो कर सकता हूँ। ज़हीर उस समय लालची हो गया था, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, लेकिन 10 रुपए ने उसकी नीयत को बदल दिया था। उसने वो 10 रुपए लिए, धन्यवाद किया, अब उसे जिन ने कहा। उसके बाद घर आ गया, सबसे पहले खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर आया, सबसे सस्ते वाली, ताकि ज़्यादा आ पाए। घर लेकर आया तो उसकी माँ पूछ रही कहाँ से चुराए हैं। अब्बू ने भी पूछा था कहाँ से चुराए हैं, उसने कहा नहीं, छोटा सा काम मिला है। अब शहर में आपको बताया था ना वो काम मिला है, दोस्त ने वो काम कर लिया, लेकिन कुछ घंटे के लिए मुझे काम करने के लिए मिल गया, उसके 10 रुपए मिले हैं। काफ़ी समय काम किया तब जाकर 10 रुपए मिले हैं। अब इतना मत कहिए कि मैं ये काम ना करूं, करने दीजिए ना, इस तरह मुझे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। उसके अब्बू ने कहा ठीक है, अगर ये काम जो तुम कर रहे हो, किसी से कभी पैसे चुराना मत, किसी का कभी हक मत मारना, मेहनत करना और अपने हक के पैसे लेकर आना, मैं खुश रहूँगा। चाहे जैसा काम हो, बुरा काम हो जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही हो, या बड़े आराम से काम कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं, हक का पैसा लेकर आना। उसने कहा बिल्कुल, मैं हक के पैसे लेकर आया हूँ। ये कहा था ज़हीर ने, क्योंकि उसे ये पता नहीं था ये उसके हक के हैं या नहीं, छीने तो नहीं है, उसने मर्जी से दिए हैं, हक के ही हुए ना। ये उसने उस दिन माना था। अगले दिन फिर से गया, चमड़ी उधेड़ी, 10 रुपए फिर से मिल गए। ये घर में उसने दिखाए नहीं, कुछ और चीज़ें लेकर आया, कपड़े लेकर आया जो वो पहनना चाहता था। अब्बू ने पूछा नहीं, उसने कह दिया किसी ने पुराने कपड़े दिए हैं। अब वहाँ काम पर कुछ दोस्त भी बने हैं और जो मालिक है बहुत अच्छा है, उसके बेटे के कपड़े थे, उसने कहा तुम्हें दे देता हूँ। उसने कहीं से पुराने कपड़े ही खरीदे थे और उसके अब्बू खुश कि ठीक है, अब पैसे मिल रहे हैं, सामान मिल रहा है, ठीक है। उसे लगा पैसे घर नहीं लेकर जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, सामान लेकर जाया करूंगा, कह दूंगा मालिक ने दिए हैं, आराम से, किसी को शक तक नहीं होगा। कुछ समय तक उस जिन्न से वो 10-10 रुपए लेता रहा। उसके बाद उसके कभी कपड़े ले लेता, कभी कुछ लेता। कई दिनों तक उसने खुद की चीजें ली थी। उस जिन्न के पैसे का इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया था, वो ठंड से ठिठुरा करता था। फिर एक दिन हिम्मत हुई कि उससे पैसे लेता हूँ, उसकी भी तो कोई मदद करूँ। खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर गया था, कपड़े लेकर गया था। वो जिन्न बहुत ज़्यादा खुश। फिर उस जिन्न ने कहा था ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं खुद मांग नहीं सकता। एक जिन्न भी विवश होता है, वो खुद ज़बान से मांग नहीं सकता, देने वाला देना चाहता है तो दे दे। अब तुमने खुद की मर्जी से दिया है, मैं कभी मांगूंगा नहीं, नहीं देना चाहते तो कभी मत देना, दोस्ती के नाते मैं तुम्हें अपनी चमड़ी देता रहूँगा। इस पर शर्म आ गई थी ज़हीर को और उसे लगा यार इसकी चमड़ी उधेड़ कर 10 रुपये मिलते हैं तो मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ लाया करूँगा। तो उस 10 रुपये से 5 रुपये का सामान अब जो ज़हीर था उसके लिए लेकर आता, 5 रुपये का अपने लिए रख लेता, नोट थे छिपा कर रख लेता। इस तरह से ये 2-3 महीने थे ये काम चला। बीच बीच में वो पैसे लेता क्योंकि उसे दर्द होता तो ज़हीर को लगता मैं दर्द देता हूँ, लेकिन गरीबी बार बार उसके दिमाग को खराब करती कि दर्द होता है तो क्या, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, मैं भी तो भूखा हूँ। वो चमड़ी उधेड़ता, 10 रुपये उसे मिल जाते। भरोसा हो गया था उस जिन्न पर, बुरा जिन्न नहीं है, बुराई करनी होती तो कब का कर चुका होता। मैं तो बीमार तक नहीं पड़ा, कहते हैं जिन्न बीमार कर देता है, मुझे कुछ नहीं हुआ बल्कि अच्छा हो रहा है घर में। तो वो पूरी तरह से उस जिन्न पर भरोसा कर चुका था। एक शाम जब ज़हीर को पैसों की ज़रूरत थी, उसे 10 रुपए चाहिए थे, घर में राशन लेकर आना था। कपड़े तो अच्छे ले लिए थे, माँ को कपड़े दिला दिए, इस बार राशन लेकर आना था, 1 महीना चल पाए। तो उसे लगा कि मैं उसे जिन से 10 रुपए लेकर आता हूँ, काम बन जाएगा, और कह दूंगा कि तनख्वाह मिली है, उसका कुछ हिस्सा अभी मिल गया है तो मैं राशन लेकर आया हूँ। उस दिन हो रही थी बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, और जो ज़हीर था उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो उसे लगा अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, जिन्न ही है ना, अब जिन्न शक्तिशाली है भाई, कोई नुकसान पहुंचाएगा जिन्न को बता दूंगा, कोई लड़का मुझसे अब लड़ना नहीं चाहेगा। हिम्मत बढ़ा दी है उसे जिन्न ने। अंधेरे में बारिश की रात वो गया था उस भट्टे में, और वहाँ उस कमरे में छत नहीं थी, बारिश हो रही, भीग रहा वो और ठिठुर रहा ठंड से बहुत ज़्यादा। शॉल सर पर ली हुई थी लेकिन बूंदें छेद से टपक कर शरीर पर जाती और ठंड लगती बहुत ज़्यादा। ज़हीर भी वहाँ पहुँचा था। ज़हीर ने सर पर कपड़ा रखा हुआ, वो भीग चुका था, वो भी भीग चुका था। ठंड भी बारिश में बहुत लग रही, लेकिन ज़हीर को लालच थी 10 रुपए की। तब ज़हीर ने उससे पूछा था तुम ये सब कर सकते हो
तो छत क्यों नहीं बनाते, यहाँ छत बना लो, मैं बना दूं, क्या कोई चीज़ लेकर आऊं यहाँ छत बना दूं। तो उस जिन ने कहा नहीं, मैं कब्जाई ज़मीन पर रह नहीं सकता, हक नहीं जता सकता। छत बनाना हक जताना होता है, नींव भरना हक जताना होता है। ये ज़मीन मेरी नहीं, मेरा इस पर हक नहीं, और इतने पैसे मेरे पास हैं नहीं तुम्हें देकर ज़मीन खरीद लूँ। ये मेरी नहीं है तो ऐसे ही रहना होगा। अब कपड़े सर पर जितने मर्जी रखूं, जैसे श्राप मुझे भी परेशान कर रहा है और जिन्न की तड़प निकल नहीं सकती। वो जिन्न वहीं ठिठुर रहा था, तरस आ गया था, दया आ गई थी ज़हीर को, और उसे लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए। ज़हीर ने कहा, मुझे बताओ मैं क्या मदद करूं, मुझे बताओ क्या करूं, कैसे हक जताऊं, इतने पैसे मुझे पता है तुम भी चमड़ी उधेड़ कर नहीं दे सकते, थोड़े थोड़े देते हो, लेकिन उससे भी ज़मीन खरीदी नहीं जा सकती, कैसे करूं मदद। उसने कहा, मत करो मदद, तड़पने दो मुझे, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। काश काश तुम्हारे पास कुछ ज़मीन होती, मेरे लिए एक छत बना देते, उस छत के नीचे मैं रह पाता। तब ज़हीर ने घबराते घबराते उससे कहा था, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, पहले तो बुरा मत मानना कि मैं जो कहना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा। ज़हीर ने फिर से कहा, वादा करो, वादा करो, जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ तुम गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। उसने कहा, गुस्सा नहीं करूँगा, तुम गालियाँ दे दो तो भी गुस्सा नहीं आएगा, दोस्त हो तुम मेरे। तो जो ज़हीर था उसने कहा कि मेरा जो घर है ना, वहाँ पहले कुत्ते के पिल्ले हुआ करते थे पीछे, उसके लिए छत वाला छोटा सा कमरा बनाया है, कोई 2-3 फुट ऊपर, और ऊपर जैसे कुछ लिफाफे चढ़ाए हैं, टीन रखी हुई है, छत बनाई है, वहाँ तुम रह सकते हो। घबराते हुए उसने पूछा था, और वो जिन्न बहुत ज़्यादा खुश। कुत्ते का कमरा दे दो, किसी का कमरा दे दो, अगर ज़मीन तुम्हारी है मुझे छत दे दो, ठंड नहीं लगेगी, मैं जिन हूँ, तुम्हारी मदद पूरी उम्र करता रहूँगा। ज़हीर खुश। ज़हीर ने कहा, चलो मेरे साथ, लेकिन किसी को बताना मत। अब वहाँ मेरे पिता तो आते नहीं, अब्बू उस तरफ नहीं आते, वहाँ कुछ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, ज़मीन हमारी है, कुत्ते के लिए बनाया था, वहीं पर रहना, खाने की चीज़ें तुम्हें ला दिया करूँगा। इस तरह वो उस जिन्न को रात के 10 बजे लेकर आया था। जैसे ही पीछे से वो बड़ा सा बनाया हुआ लकड़ियाँ थी, वो कांटे वाली झाड़ियाँ हटा दी, वहाँ से कुत्ते वाले उस छोटे से कमरे में घुसा दिया उसे। वो थोड़ा सा सिकुड़ कर बैठ गया और बहुत ज़्यादा खुश, तुमने मुझे जगा दी है, बहुत खुश हुआ, तुमने मुझे जगा दी, मुझ पर भरोसा किया। अब जो ज़हीर था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश कि मैं जिन्न को घर ले आया, अब यहाँ से उससे मदद ले लिया करूँगा, किसी को चोट लगी, कुछ हुआ तो मैं इससे मदद ले लूँगा, इसके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है, सिर्फ पैसे की ही नहीं, ये धीरे धीरे मुझे बताएगा, इसने कहा था। और अब वो बताने वाला था। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी जो माँ थी ऐसे खांस रही थी जैसे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई हो। कुछ समय खांसा, मुंह से खून आने लगा। अब उसके अब्बू डर गए कि क्या करें क्या करें, वैद्य को लेकर आएं, क्योंकि अस्पताल डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी उनके पास। जो ज़हीर था उसने कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने जो शहर में काम करके कमाए हैं ना, मेरे पास 40-50 रुपए हैं, कोई सरकारी अस्पताल कहीं डिस्पेंसरी देखते हैं। उसकी अम्मी को लेकर गए वो उस डिस्पेंसरी में। मुंह से खून आ रहा था, जैसे इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर ने दवाई सस्ती वाली दे दी। इन्हें थोड़ा सा जानता था कि इनके पास पैसे नहीं है, तो उसने पैसे लिए भी नहीं, काम आसानी से बन गया। लेकिन दोपहर तक वो बाहर रहे थे। अम्मी जैसे ही घर आई, अम्मी की टांगें काम नहीं कर रही, अम्मी तो उसकी पलंग पर लेट गई। उसके बाद उसका जो अब्बू था, उसके अब्बू के सर के ऊपर एक तरफ जो कमरे की छत थी, वहाँ उन्होंने लकड़ी के जैसे फट्टे लगाए थे, उनके ऊपर ईंटें रखी थी। पता नहीं कैसे फट्टा निकल गया, अपने आप फट्टा निकल नहीं सकता था, कीले गाड़ी हुई थी, फट्टा निकला, ईंटें सर पर, अब्बू का सर खुल गया। इसके बाद वैद्य के पास लेकर गए, पट्टियाँ वट्टियाँ करवाई, घर लेकर आए। माँ बाप पलंग पर थे। तब ज़हीर सोच रहा, ये क्या हो रहा है घर में। उसकी समझ में तब कुछ नहीं आया। उसे लगा मैं उस जिन्न से मदद मांगता हूँ। जल्दी से वो उस जिन्न के पास जाना चाहता था। कुत्ते वाले उस कमरे को देखा, जिन्न मौजूद नहीं। जिन्न पूरी जगह पर मौजूद नहीं। भट्टे पर गया, जिन्न मौजूद नहीं। जिन्न कहाँ था उसे पता तक नहीं। अब जिन्न गायब हो गया। क्या हुआ? उसने सोचा कहीं चला गया होगा, शायद मेरी बातों का बुरा लगा होगा, नई जगह ढूंढ ली। लेकिन घर में जो हो रहा था उस पर यकीन नहीं वो कर पा रहा था। वो रात मुश्किल से गुजरी थी। उसके अब्बू कह रहे थे, मुझे कुछ नज़र आ रहा है, मुझे ऊपर जो छत है ना उसमें किसी का हाथ नज़र आ रहा है।
पूरी रात बहुत ज़्यादा डरे थे। उन्हें लग रहा था अब्बू का दिमाग खराब हो गया, ईंटें सर पर लगी हैं। लेकिन जब अम्मी ने ये बात कहनी शुरू की, अम्मी ने कहा घर में परछाइयाँ नजर आ रही हैं, हाथ पकड़ रहे हैं। उसकी जो अम्मी थी वो पलंग पर थी ऊपर सर, और जैसे खींच कर नीचे तक आ जाती, बीच में आ जाती। और उसके अब्बू पूछ रहे ये क्या हो रहा है। उसकी अम्मी कहती कोई खींच के नीचे की तरफ ले जाता है। अब्बू के साथ भी वैसा हो रहा। और दूसरी तरफ था ज़हीर। एक बार ज़हीर ने देखा था। उसके बाद ज़हीर को लगा ये तो कोई भूत वूत या जिन्न की करतूत लगती है। वो जिन्न घर तक आ गया और क्या वो ये सब तो नहीं कर रहा। हंसने की जो आवाज़ सुनाई दी थी ना घर में, वो ज़हीर को डराने के लिए काफ़ी थी। अगली सुबह उन्होंने सोचा था कुछ ना कुछ करेंगे। ज़हीर ने सोचा था कोई ना कोई तो काम मुझे करना होगा, वरना ये तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उस जिन्न से बात करता हूँ, मिलेगा कहाँ पता नहीं। अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि जो उसके पिता थे, उसके पिता की बुआ की एक लड़की थी जो कि उसके पिता की उम्र की थी। उसकी कहीं शादी थी, बच्चे थे, वो एक तालाब में डूबकर मर गई। सुबह सुबह उन्हें खबर सुनने को मिली। एक के बाद एक बुरी खबर मिल रही थी। उनके घर के पीछे वाली दीवार गिर गई। बारिश कम हुई थी, अमूमन होती रहती थी। दीवार नई तो बनाई थी, सीमेंट से ठीक ठाक बनाई थी। दीवार अपने आप गिर गई, जैसे हवा तेज चली हो या किसी ने धक्का दिया हो, दीवार गिर गई। घर बर्बाद हो रहा था, रिश्तेदार बीमार हो रहे थे। जैसे घर में उनके कोई रिश्तेदार आने वाले थे, बीमार हो गए, पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने कहा जहां है हमसे हिला नहीं जा रहा, खून की उल्टियां आ रही हैं, छत टूट चुकी है, ईंटें सर पर टकराई हैं। तब अब्बू ने कहा था ये क्या हो रहा है, ये तो जैसे कोई बला है घर पर आ गई है, सबके साथ एक जैसा हो रहा है। बुरी से बुरी खबरें दोपहर तक सुनी थी और ज़हीर को कुछ नहीं हुआ। ज़हीर घर में था, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो तो समझ रहा जैसे बाकियों के साथ हो रहा है, मुझे एहसास तक नहीं करवाया जा रहा। जैसा कि उससे वादा लिया था, तुम मुझे मारोगे तो नहीं, उसने कहा था नहीं। ज़हीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे लगा किसी को लेकर आना चाहिए। वो मौलाना को ढूंढने लगा। पास में एक दरगाह थी, दरगाह के किसी बाबा को, फ़कीर बाबा थे, उनके पांव पड़ के कहने लगा बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें इस मुसीबत से निकालो। उस फ़कीर बाबा ने पूछा था क्या हुआ, झाड़ फूक करवा लो, कोई भूत का साया जिन्न का साया उतर जाएगा। उसने कहा जिन्न का साया मुझ पर नहीं, ना माँ बाप पर है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा जिन्न का साया किस पर है। दूर दूर वाले रिश्तेदारों के साथ ये सब हो रहा है। फ़कीर बाबा ने पूछा था क्या हुआ। जब फ़कीर बाबा को पूरी बातें बताई, फ़कीर बाबा की आंखें खुली की खुली थी। कैसा पागल है, जिन लोग घर से दूर रखना पसंद करते हैं, ये जिन्न को घर ले आया। पूरी कहानी बताई तो बाबा भी समझ गए वो जिन्न कितना चालाक था। घर जिन्न को तभी लाया जा सकता है जब हम इजाज़त दें। ये तो उठाकर जिन्न को घर ले आया था। वो जो फ़कीर बाबा थे ना, उसने कहा वो घर में जो कुत्ते वाला वो कमरा है जहाँ पर उस जिन्न को रखा था, तोड़ दो उसे, तोड़ दो उसे। तो ज़हीर घर आया, वो कमरे को तोड़ दिया, मिट्टी विट्टी ईंटें सब कुछ बाहर फेंक दी थी कि हमारा कुछ नहीं है, ये जगह खाली कर दी। अब उसके बाद कोई ख़ास पानी था जो वहाँ पर लगाया गया कि जगह अच्छी हो जाए। इसके बाद वो जो फ़कीर बाबा था, फ़कीर बाबा खून की उल्टियाँ कर रहा, 3 दिन तक घर में पलंग से चिपक गया था, उठा नहीं जा रहा था। और फ़कीर बाबा खुद कह रहा था कैसी बला है ये, कैसा जिन्न है जो मुझे परेशान कर रहा है और मुझे पता तक नहीं चल रहा। फ़कीर बाबा ने काले धागे हर किसी की कलाई पर बंधाए थे, उसके बाद सब ठीक हो पाए थे। लेकिन वो जिन्न, काला धागा जिसकी कलाई पर नहीं होता उसे नुकसान पहुंचाता। ज़हीर जहाँ जाता, दोस्त, स्कूल, रिश्तेदार, किसी के घर में पैर रख देता, वो बीमार हो जाते, खून की उल्टियाँ होती, छतें गिर जाती, दीवारें गिर जाती, जैसे आंधी चलती और सामान गिरने लगता। ये हालात तक हो गए थे। फ़कीर बाबा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये कैसा जिन्न है। तब किसी के कहने के बाद 15 दिन लग चुके थे। माँ बाप तो उसके मरने की कगार पर थे, समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। अब काले धागे के कारण वो जैसे जहाँ तक थे वहाँ तक रह रहे थे। माँ खून की उल्टियाँ करती रहती, पिता के सर के जख्म भर नहीं रहे थे, लेकिन और नई घटना नहीं हो रही थी। जो काले धागे को कलाई पर नहीं बांधता उनके साथ जैसे नया कुछ होता, जो बांधे होता उनके साथ कुछ नहीं होता, जो हो चुका है वो ठीक नहीं होता। तब जाकर उन्हें एक बड़ी दरगाह से कोई ईंट लानी पड़ी जिसे घर में गाड़ना पड़ा।
वो ईंट घर में गाड़ने के बाद हालात सुधरे थे। उसके बाद जैसे धीरे धीरे हालात ठीक हुए, जख्म भरने लगे, वो जिन उसके बाद कहाँ गया किसी को पता नहीं। कोई कह रहा था दरगाह में उसे कैद किया गया, किसी ने कहा कि इन्हें छोड़कर वो जा चुका है, लेकिन आज तक वो ईंट घर में वहीं पर गड़ी हुई है और ज़हीर को लग रहा है ईंट निकलेगी उसके नीचे वो जिन आज भी इंतज़ार कर रहा होगा। वो जिन ने ना तो कभी ज़हीर को परेशान किया, ना उस फ़कीर बाबा को। वो फ़कीर बाबा तक हैरान थे, कैसा जिन था, कहाँ गया, आगे क्या कर सकता है और पहले क्या किया, इसकी जानकारी इकट्ठी करनी तक एक बड़ी परेशानी बन गई थी। लेकिन उससे जैसे छुटकारा मिल गया, लेकिन कितने समय तक ये ज़हीर को नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? मुसीबत कई बार किसी अच्छे रूप में आपके करीब आने की कोशिश करती है और कभी भी जो बुरी चीज़ें हैं, चाहे जितनी अच्छी लगे, घर तक नहीं लेकर आनी चाहिए। इजाज़त दोगे तो बुरी चीज़ें भी आपके घर के अंदर तक आ जाएंगी और फिर आपकी इजाज़त नहीं मांगेंगी, आप उनकी इजाज़त मांगोगे। आपके घर पर आपका नहीं फिर उनका कब्जा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सच में इसमें डर लगा कि नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, यार क्या सोच रहे हो भाई? अंगूठा ज़रा सा उस बटन पर टच करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। सुनना नहीं चाहते क्या? अब इस कहानी को यहाँ तक देखा है आपने, इस कहानी को सुना है तो अच्छी तो लगी होगी ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।